हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्टिव रिकॉल सीरीज ज़ूलॉजी। हम लोग ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर लिया है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 1 और 2 में एक बार वापस से रिकैप कराऊंगा भाई, मैं बार बार रिपीट कराऊंगा। आग बंद करो, सुनते चलो। ठीक है, ये समझ लो प्रवचन चल रहा है। आग बंद करो, अब भक्ति रस में मग्न हो जाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था 14.1 से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है सर? हम लोग को ह्यूमन से जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जो हम लोग को याद रखना है। क्या क्या है? लोअर इन्वर्टिब्रेट स्पॉन्जेस, सिलेंटेड्स, प्लेटफॉर्म्स रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस बाय परफॉर्मिंग डिफ्यूजन। उसके बाद हम लोगों ने देखा अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद देखा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक मॉलस्का और फिश, इनके पास गिल्स होता है। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना मतलब ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद इंसेक्ट्स का देखा ट्रैकियल ट्यूब। उसके बाद देखा हम लोग ने तेरा टेरेस्ट्रियल मॉलस्का का होता है लंग्स। और कौन कौन लंग्स से करता है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये भी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तेरा फ्रॉग जो कि एम्फीबियन है, लंग्स है उसके पास, साथ ही साथ वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करना मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। 14.1 डन। 14.1.1 मतलब क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे देखा था। पूरा पाथ क्या है? तेरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स क्या है? तेरा कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है। ड्यूरिंग swallowing, glottis is covered by a cartilaginous flap called as epiglottis, which helps in prevention of food into the glottis. ठीक है, इतना देख लिया था, इतना देख लिया था। उसके बाद हमने देखा कि ट्रकिया एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स द T5 इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आफ्टर रिपीटेड डिविजंस। सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बनता है। सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेगा। ईच गिव्स राइज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल गिव राइज टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, इरेगुलर वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इरेगुलर वॉल्ड मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना रहेगा, और वैस्कुलराइज्ड मतलब एल्वियोलाई तेरा ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद देखा हम लोग ने कि तेरा कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? नॉस्ट्रिल से लेके तेरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है। इसको मैंने हैवल्स बोला था। हवा बदलेगी भाई, हवा बदलेगी मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स होगा, ह्यूमिडिफाई होगा, एयर तेरा ह्यूमिडिफाई होगा, साथ ही साथ में इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई दोनों मिला के बनते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। इतना देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ प्रेजेंट है? ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। या फिर ऐसा बात कर लेना, ऐसा बोल लेना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो कहाँ प्रेजेंट नहीं है? एल्वियोलाई में नहीं और एल्वियोलर डक्ट में नहीं है। उल्टा बोल दिया। उसके लंग्स किस चीज़ से भरा है? किसके ब्रांचिंग से लंग्स भरा बना है? तो लंग्स के अंदर ब्रांचिंग देखने मिलेगा तेरे को। प्राइमरी ब्रोंकाई, तेरा सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो तेरा लंग्स के अंदर मिलता है। हमारे पास दो लंग्स होता है, दोनों लंग्स के पास बाहर जो है ना 2 लेयर प्लूरा है, 2 लेयर डबल लेयर्ड प्लूरा है। ये जो प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। बाहर का जो प्लूरा है, आउटर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी एंड द इनर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स का सर्फेस। उसके बाद देखा हम लोग ने कि द लंग्स आर सिचुएटेड इनसाइड thoracic chamber which is an airtight chamber. Thoracic chamber is made up of dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and lower side पे तेरा diaphragm से बना हुआ है। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? उसके बाद हम लोग ने देखा कि तेरा 5 स्टेप होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप्स था? एक तेरा ब्रीदिंग, जिसको हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम डिफ्यूजन हुआ एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, फिर उसके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हुआ, उसके बाद तेरा टिश्यूज तक का तेरा एयर पहुंचा, फिर उसके बाद गैसेस पहुंचा, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि O2 का यूटिलाइजेशन किया सेल्स ने, और सेलुलर अपटेक बाय O2, सेलुलर अपटेक ऑफ O2 एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन देख लिया। हो गया खत्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर विल अल्टीमेटली लीड इन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी। मतलब अगर मेरे को लंग्स का वॉल्यूम चेंज करना है तो मैं थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज करूंगा। वही तो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब तू अंदर सांस जो ले रहा है, बाहर छोड़ रहा है, वो इसके थ्रू ही हो रहा है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। कौन सा देखा हम लोग ने? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? तो ब्रीदिंग का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल दिया। मैंने बोला ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन। फिर ठीक है, मैंने बोला ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। फिर इसके बाद मैंने बोला कि तेरा ये जो हो रहा है, सांस अंदर और बाहर आ रहा जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट कौन बना रहा है? 2 चीज बना रहा है, एक तेरा डायफ्राम बना रहा है और एक इंटरकोस्टल मसल्स बना रहा है।
ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग सर इज एन एक्टिव सॉरी इसे नॉर्मल ब्रीदिंग इसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में सबसे पहला पढ़ा हम लोग ने नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो कि एक्टिव बोला मैंने, एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन ही एक्टिव है, नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव है। नॉर्मल इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जो डोम शेप डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स तेरा ऊपर आ गया था। इसके कारण, इन दोनों के कारण, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन के कारण वॉल्यूम अंदर बन गया, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटा मतलब इंट्रा, अंदर प्रेशर घटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, नेगेटिव हो गया हो, ऑटोमेटिकली तेरा एयर बाहर से अंदर आ गया। उसके बाद हम लोग देखा नॉर्मल। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, ये पॉइंट्स देख लिया था हम लोग ने, ठीक है। ये पॉइंट्स पूरा का पूरा पॉइंट देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी ने बोला है, ये चीज़ पूरा एनसीईआरटी ने बोला है, वही चीज़ पूरा डिट्टो लिख के निकाला है, बस थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में निकाला मैंने। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। कैसे हो रहा है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ EICM विल रिजल्ट इनटू नॉर्मल एक्सपिरेशन। इतना बता दिया था। सेम, अगर तेरा रिलैक्स हुआ मतलब डायफ्राम तेरा फ्लैट से वापस से डोम शेप बन गया, तेरा रिब जो पुल हो गए थे ऊपर की तरफ वो वापस से पहले जगह पे गए, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गया तो रिब्स वापस से अपनी जगह पे आ गए। इसके कारण वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इस बार बढ़ गया कंपैरेटिवली आउटसाइड से, तो ऑटोमेटिकली तेरा यहाँ से एयर बाहर जाएगा। इसको एक्सहेलेशन बोल देंगे या एक्सपिरेशन हो गया ये, ठीक है। उसके देखा हम लोगों ने फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हम लोग का तेरा पेक्टोरलिस मेजर भी यूज होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में तेरा डायफ्राम सॉरी एब्डोमिनल मसल्स, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स के साथ साथ यूज होता है तेरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एवरेज ब्रीदिंग क्या है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 12 से 16 बार एवरेज ब्रीदिंग हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पायरोमीटर से डिवाइस विच हेल्प्स इन अपने को मेजर करना है अगर वॉल्यूम एक नॉर्मल पर्सन का, एक इंसान नॉर्मल है क्या नहीं, डॉक्टर्स चेक करते ही है ताकि उन लोग समझ सके कि नॉर्मल है क्या नहीं इंसान, उसका ब्रीदिंग पैटर्न बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो उसका देखने के लिए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या वॉल्यूम चेक करने के लिए हम लोग के पास होता है स्पायरोमीटर। इतना देख लिया था हम लोगों ने, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाला है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, सबसे पहला वॉल्यूम क्या है अपने पास? सबसे पहला एनसीईआरटी में हम लोग को वॉल्यूम दिया है टाइडल वॉल्यूम। देखो मैं ना तुम लोग को अभी लिख के बताऊंगा, एनसीईआरटी सामने पढ़ो, एनसीईआरटी के सामने पढ़ते पढ़ते चलो, और मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ अपने वर्ड्स में, यही लैंग्वेज में याद रखो प्लीज। जब भी रिवाइज करोगे यही लैंग्वेज में रिवाइज करना, गलती से भी एनसीईआरटी के हिसाब से सोच के मत करना, लग जाएंगे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं एनसीईआरटी का कीवर्ड ही उठा रहा हूँ बट लिख रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, और यही लैंग्वेज को तुम लोग यही लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करना। कभी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में कभी दिक्कत नहीं होगा। लोग पागल हो जाते हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम में समझने में, आज समझ भी गया तो कल परसों में भूल जाने वाले, ये फैक्ट है। तो तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ तुम लोग को जो वॉल्यूम दिया है ना ml वगैरह से, वो नंबर्स याद रखने के लिए दीवार में चिपकाना है। बाकी सबका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं, और वो एग्जामिनर हर साल ना क्यों देता है? इजी है ना भाई, तो दे रहा क्यों है? वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा तेरे को, और थोड़ा सा ट्विस्ट किया ना थोड़ा दिमाग लगता है, एप्लीकेशन लगता है, कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। उसके लिए मैं ओन वर्ड्स में लिख रहा हूँ, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो टीवी है अपने पास, सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, सबसे पहला है अपने पास टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? एक नॉर्मल, ये लैंग्वेज में देखो, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर या बाहर छोड़ा, अंदर लिया या बाहर छोड़ा, अंदर लिया या बाहर छोड़ा, दिस इज तेरा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान कितना तूने एयर अंदर लिया या बाहर छोड़ा, या बोल रहा हूं मैं, और बोल रहा हूं, और इसका कितना ml है? 500 ml है। ये कितना है? 500 ml। एक रेस्पिरेशन में, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब मैंने एक बार सांस लिया, 500 ml मैंने अंदर लिया, दिस इज टीवी। नॉर्मली नॉर्मली मतलब मैं सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ ना, तूने एक बार सांस लिया, दिस इज टीवी, नॉर्मली कर रहा है तू। एक बार सांस छोड़ा,
टीवी। तो नॉर्मली कितना एक बार में छोड़ रहा है तू? 500 ml। तो एक मिनट में कितना कर रहा है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली एक मिनट में तू कर रहा है 5000 to 6000। एक बार चेक कर देना इफ आई एम रॉन्ग और राइट, वेदर आई एम रॉन्ग और राइट, एक बार चेक कर लेना। एनसीईआरटी 5000 से 6000 ml पर मिनट है, सॉरी ml पर मिनट है। ओके कुल, इतना हो गया टाइडल वॉल्यूम। सर टाइडल वॉल्यूम तो आज तक बचपन से समझता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ बड़ी बात है ही नहीं, लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके बाद होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईआरवी। व्हाट आर दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बोलता है कि एक टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम अंदर लेने के बाद कितना और एयर फोर्सिबली, देखो एनसीईआरटी का लाइन आ गया यहाँ पे, फोर्सिबली ले सकते हैं या ले सकता है। मतलब साथ नॉर्मली, दिस इज टीवी, अंदर सांस लिया मैंने, वापस वापस वापस, नॉर्मली सांस कैसे अंदर लिया? दिस इज टीवी। इसके बाद भी अगर ले रहा हूं मैं फोर्सिबली, दिस इज आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक टीवी अंदर लेने के बाद कितना और एयर फोर्सिबली तू ले सकता है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच इज अराउंड 2500 ml to 3000 ml। चेक करते चलो, वैल्यूज चेक करते चलो। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी बोलते हैं इसको। ईआरवी, ईआरवी देख रहे हैं हम लोग। ईआरवी क्या हो जाएगा? एक टीवी छोड़ने के बाद कितना और एयर फोर्सिबली छोड़ सकता है, फोर्सिबली छोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ईआरवी। मतलब मैंने टीवी छोड़ा, मतलब और कितना छोड़ सकता हूं? फोर्सिबली छोड़ा, फोर्सिबली छोड़ना इस ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज अराउंड 1000 to 1100, 1000 to 1100 ml। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब ये देखो ध्यान से समझना, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम को लिखने वाले हम लोग फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद जो बच जाएगा, अब जो बच जाएगा, बच जाता है, बच जाता है, किधर किधर बच जाता है? एल्वियोलाई में। सो ताकि एल्वियोलाई तेरा, एल्वियोलाई कहीं कोलैप्स ना कर जाए। देखो मेरा हैंडराइटिंग बहुत घटिया रहने वाला है, मैं अपने फटाफट अभी लिख रहा हूँ। एल्वियोलाई कहीं कोलैप्स ना हो जाए, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब समझा भाई? फोर्सिबल एक्सपिरेशन मतलब मैंने टीवी बाहर निकाला, एक टीवी बाहर निकाला, फिर ईआरवी बाहर निकाला, इसके बाद भी अंदर हवा बच रहा है ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स ना कर जाए। सर कोलैप्स ना कर जाए मतलब, देख मैंने बोला था
कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जो है ना, ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है, बट एल्वियोलाई एल्वियोलर डक्ट के पास नहीं है। तो इन लोग कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए इनके अंदर एयर ऑलरेडी कुछ बच के रहता है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन जो वॉल्यूम बच गया उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोल दिया। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं। कितना होता है ये होता है सर 1000 से 1200 के आसपास होता है शायद, आई गेस 1100 टू 1200 होता है, ऐसा कुछ तो है, एक बार चेक कर लेना। तो टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली तू कितना अंदर ले रहा है या कितना छोड़ रहा है। तो सांस अंदर ले रहा है भी तो 500 ले रहा है एक रेस्पिरेशन के टाइम पे, और छोड़ भी रहा है तो 500 छोड़ रहा है नॉर्मली। अगर तू जबरदस्ती कर रहा है तो टीवी के बाद जितना तो और एयर खींच रहा है अंदर, उसको बोलेंगे आईआरवी। टीवी छोड़ने के बाद कितना और तो सांस छोड़ रहा है उसको ईआरवी बोलेंगे। अब ईआरवी भी निकालने के बाद जो बच गया ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो, उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? इतना क्लियर? हाँ सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये हो गया वॉल्यूम का कहानी, ये हो गया वॉल्यूम का कहानी। हम लोग देखेंगे कैपेसिटी का कहानी। तो सबसे पहला कैपेसिटी है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी एडिशन करना है अपने को, बस प्लस करने तो आता है, ये प्लस माइनस करना आता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? अगेन एनसीईआरटी का लाइन ही पकड़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद एयर अंदर, कितना एयर अंदर ले सकता है तू फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, कितना एयर अंदर ले सकता है? फोर्सफुल एक्सपीरेशन के कितना तू अंदर ले सकता है? सर मैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद मैं टीवी ले सकता हूं और आईआरवी ले सकता हूं। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद मैं टीवी भी ले सकता हूं, आईआरवी भी ले सकता हूं। टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इतना सिंपल है भाई। तू अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिखे ना तभी सिंपल है, बट एनसीईआरटी का कीवर्ड फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद कितना अंदर तू एयर ले सकता है, तो टीवी ले सकता है, आईआरवी ले सकता है, समझना भाई? ठीक है, उसके बाद इन तेरा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी मतलब ईसी। अब फोर्सफुल, इसका भी कैसा है, ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद तो कितना एयर बाहर छोड़ सकता है यार? के बाद कितना एयर तो बाहर छोड़ सकता है, कितना एयर बाहर छोड़ सकता है? तो मेरे को पता है अगर मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया तो क्या क्या छोड़ सकता हूँ। टीवी छोड़ा, ईआरवी भी छोड़ा, तो टीवी के साथ साथ ईआरवी भी, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी, ये दोनों छोड़ दिया। मैं बोलूँ 95% 98% पीपल लोग को ना इसमें कुछ कंफ्यूजन होता नहीं। इधर तक का जितना पढ़ा ना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा नहीं, सब टीचर लोग अच्छे से पढ़ा ही लेते हैं। हाँ बस तुम लोग को ना वो जितना ही मैंने की पॉइंट्स लिखा है ना, की पॉइंट्स पे ध्यान देना है, की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अच्छा, ये जोड़ना खुद खुद ही जोड़ लो। टीवी 500 है और ये कुछ 2500 3000 के आसपास है, तो ये 3 साढ़े 3000 के आसपास आएगा तेरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये ऐड खुद से करना है। यहाँ पे भी टीवी 500, ईआरवी 1000 टू 1100 के आसपास, तो ये 1516 के आसपास पे आएगा। ये इसका एडिशन तुम लोग को करना है। नेक्स्ट है अपने पास ये फंक्शनल, और ये सबको ना दिक्कत देता है, सबको नड़ता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन मतलब टीवी का छोड़ना। सिर्फ टीवी को जो बाहर निकाला उसको नॉर्मल एक्सपीरेशन बोलते हैं ना। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद
जो बच जाता है, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब मैंने टीवी निकाल दिया, टीवी मैंने बाहर निकाला, मतलब नॉर्मली एक्सपायर किया, तो और क्या क्या निकाल सकता हूँ सर? ईआरवी भी बच जाता है ना सर, ईआरवी बच जाता है। अगर टीवी निकाल दिया तो क्या बच गया? टीवी को बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया सर? ईआरवी बच गया और रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया। क्या ईआरवी बच गया और रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ईआरवी बच गया एंड रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया। ईआरवी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद लास्ट है अपने पास, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है ना, और एक ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैं इसका दो डेफिनेशन बोल सकता हूँ। फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद कितना एयर तू अंदर ले सकता है, ये पहला डेफिनेशन है। दोनों का रिजल्ट एक ही रहने वाला है, मैं दोनों डेफिनेशन दिखाऊंगा और दोनों का रिजल्ट एक ही रहने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी दो डेफिनेशन दिया अपने को, दो कीवर्ड दिया है एनसीईआरटी में। तो मैं या तो ऐसा बोलूँ, ऐसे बोलूँ, या ऐसे घूम फिर के बोलूँ, एक ही बात होने वाला है। ठीक हो, मैंने क्या बोला? फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद तू कितना क्या क्या एयर ले सकता है? तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद तू ले सकता है टीवी, ठीक है, फिर आईआरवी, और पहले का ईआरवी भी तो लेगा। समझ रहा? देख 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 देख, फोर्सफुल एक्सपायर किया, फोर्सफुल एक्सपायर किया मतलब सर मैंने ईआरवी भी निकाल दिया। फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब मैंने ईआरवी भी निकाल दिया, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली रेसिडुअल वॉल्यूम। बहुत अच्छे से ध्यान से सुन, सब कुछ छोड़ और ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया मतलब तूने सबका सब अंदर से एयर निकाल दिया, सब एयर निकाल दिया, तो क्या बच गया? रेसिडुअल वॉल्यूम अंदर बच गया था। अब मेरे को वापस से सबको भरना है। देख ब्लॉक सिस्टम समझ, ऐसे एक पे एक के ऊपर एक डालते जाएंगे। मैंने क्या किया, मेरे पास रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम के ऊपर आएगा ईआरवी, ईआरवी के ऊपर आएगा तेरा आईआरवी, एंड देन टीवी। ये ब्लॉक से अपना, तो फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया तो मेरे पास सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया था। तो अभी मेरे लंग्स को मैं कैसे कैसे फिल कर सकता हूँ? पहले ईआरवी से भरूंगा, फिर आईआरवी भी आ सकता है एंड टीवी भी आ सकता है, पहला डेफिनेशन। और मैं बोल सकता हूँ फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना एयर तू बाहर निकाल सकता है? तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या क्या छोड़ सकता हूँ मैं अभी, क्या क्या निकाल सकता हूँ? रेसिडुअल वॉल्यूम के बदले मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, रेसिडुअल वॉल्यूम के छोड़ के सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो मैं टीवी निकाल सकता हूँ, आईआरवी निकाल सकता हूँ, ईआरवी भी निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ? रेसिडुअल वॉल्यूम तो हाथ ही नहीं लगा सकता हूँ। तो वाइटल कैपेसिटी के सामने तभी अपने को एक ही चीज सोचना है, वाइटल कैपेसिटी के टाइम पे अपने को एक ही चीज सोचना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम के अलावा जो भी कुछ है वो सब आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आरवी, बाकी सब आएंगे। बाकी सब आएंगे एक्सेप्ट आरवी। एंड टीवी में क्या होगा? तो टीवी बोल रहा हूँ, टीएलसी में क्या होगा? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब सब कुछ आ गया ना भाई, टोटल लंग कैपेसिटी तो सब कुछ आ गया, तो सबको पता है। तो एक बार ना मैंने जो लिखा है एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। टाइडल वॉल्यूम देख देख, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ सब कुछ, एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन में मैं कितना सांस अंदर ले रहा हूँ और बाहर छोड़ पा रहा हूँ, विच इज 500 ml। एक मिनट में तेरा 5000 से 6000 ml। अरे 5000 से 6000 लिखा था ना मैं, तो गलत लिखा है मैंने। 6000 to 8000 है, एक बार करेक्ट कर लो। 6000 to 8000 है, यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ मैं। 6000 to 8000 है। ओके 6000 to 8000 ml, कुल। तो 6000 to 8000 ml है। उसके बाद बोला आईआरवी। आईआरवी मतलब क्या? अब मैं टीवी अंदर लेने के बाद और कितना अंदर एयर ले सकता हूँ? आईआरवी फोर्सिबली कितना एयर ले सकता हूँ? टीवी लेने के बाद फोर्सिबली कितना ले सकता हूँ? आईआरवी ले सकता हूँ, विच इज अराउंड 2500 to 3000 ml। उसके बाद मैंने बोला कि ईआरवी क्या होता है? सर ईआरवी मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है?
अरे एक टीवी छोड़ने के बाद मैं फोर्सिबली कितना छोड़ूंगा, वो ईआरवी है, दैट इज अराउंड 1000 to 1100। अब मैं क्या निकाल नहीं सकता हूँ, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वो कितना होता है 1000 से 1200, 1100 से 1200, सॉरी 1100 से 1200। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1100 से 1200 लिखा, 1100 to 1200 ml, ठीक है चलो राइट है। ओके ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद कैपेसिटीज पे आए थे। कैपेसिटीज में मैंने क्या बोला, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, तो कितना सांस अंदर ले सकता है, तो कितना सांस ले सकता है। देखना यहाँ पे लिखा है मैंने, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना तू ले सकता है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना ले सकता है तू अंदर, ठीक है। तो तू ले सकता है, टीवी ले सकता है और आईआरवी ले सकता है। अब तू ईआरवी मत गिनना इधर, क्योंकि मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ रहा हूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में तू ईआरवी नहीं गिनेगा। ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सॉरी आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना ले सकता हूं, तो मैं ले सकता हूं टीवी प्लस आईआरवी। और यहां पे ईसी में क्या हो जाएगा, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितना मैं छोड़ सकता हूं, तो मैं छोड़ सकता हूं टीवी प्लस ईआरवी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ क्या, तो भाई जब मैं इंस्पिरेशन का बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक्सपिरेशन के बारे में थोड़ी ना गिनूंगा, इसलिए टीवी प्लस तेरा आईआरवी आया। और जब मैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का बात कर रहा हूँ, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के मैं अंदर कितना खींच, अंदर कितना, अंदर से कितना बाहर छोड़ सकता हूँ, तो मैं क्या क्या छोड़ सकता हूँ, टीवी छोड़ सकता हूँ, एआरवी छोड़ सकता हूँ। इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देखा हमने। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब टीवी छोड़ने के बाद क्या बच गया, तो रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया और ईआरवी बच गया। क्या बच गया, रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी। फिर वाइटल कैपेसिटी का मैंने क्या बोला, कि आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितना तो अंदर ले सकता है, तो आरवी तो पहले से ही था, उसको निकाला नहीं था, तो ईआरवी, आईआरवी और तेरा टीवी। सर इस बार ईआरवी वगैरह कैसे गिन लिया आपने, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नहीं पूछा है कि मैं सोचूं इतना। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन आएगा, तेरा ईआरवी, आईआरवी और तेरा टीवी। मतलब बेसिकली इतना याद रख लेना, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सारे के सारे तीन आ जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद टीएलसी। टीएलसी क्या होता है, टीएलसी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। मतलब वाइटल कैपेसिटी क्या था, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेसिडुअल, मतलब सारे के सारे यार 4 लेयर पड़े थे ना, 4 ब्लॉक्स था, आरवी, ईआरवी, आईआरवी और टीवी, चारों के चारों इस टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये इसको कैलकुलेट करो, इतना आ जाएगा। सबका कैलकुलेशन यहाँ पे साइड में रफली दिया है, एक बार खुद से क्रॉस चेक भी कर लेना, खुद से एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है डन। मैं टीएलसी को और क्या लिख सकता हूँ, टीएलसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, टीएलसी को मैं लिख सकता हूँ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। अरे मैंने क्या किया, टीवी प्लस आईआरवी इस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ना, टीवी और आईआरवी इस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो मैंने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और ये ईआरवी और आरवी लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है। यही जब मैं टीवी और ईआरवी को बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ, ईसी बोल सकता हूँ, तो आईआरवी प्लस ईसी प्लस आरवी, आईआरवी प्लस ईसी प्लस आरवी, ये भी बोल सकता हूँ। देख ऐसे तरीके से आएंगे, मैच द कॉलम रहेगा, तो को देखना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगता है। अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। और आईसी प्लस एफआरसी भी होता है। आईसी क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज तेरा टीवी प्लस आईआरवी, और ये ईआरवी और आरवी क्या था, एफआरसी था, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इतना क्लियर हो गया। एक बार वापस से इतना सेक्शन को वापस से देखो तुम लोग, लास्ट का जो बताया ना मैंने, एक बार वापस से देखने की कोशिश करो, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अच्छा एक और एक चीज बताता है यहाँ पे, कि रेजिडुअल वॉल्यूम जहां जहां रहेगा उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा ना, उसमें मैं क्या कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और जहां जहां रेजिडुअल वॉल्यूम है, बाकी कैपेसिटी भी फेल हो जाएंगे। जैसे कि आई कैन नॉट कैलकुलेट टीएलसी, बिकॉज टीएलसी कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आरवी आ रहा है। आई कैन नॉट कैलकुलेट एफआरसी, क्योंकि एफआरसी क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें भी आरवी आ रहा है, और आरवी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो आरवी, एफआरसी, टीएलसी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग स्पायरोमीटर,
इंस्ट्रूमेंट यूज करके मैं इनको मेजर नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे याद रखो ना, जहाँ पे भी आरवी आएगा वो कैपेसिटीज को मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, और आरवी तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो वैसे ही मेजर नहीं कर पाऊंगा। इतना क्लियर? इतना था अपना वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में, वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में इतना था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो भाई इतना क्लियर है तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं वापस से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं फर्क नहीं करता, मेरे को चाहिए तो तुम लोग 100 बार पूछ लो, मैं कर लूंगा। कितना टाइम लगेगा मेरे को? शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, सीखेंगे अपन तभी। कुछ भी डाउट है तुम लोग टेलीग्राम चैनल में आराम से डाल सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी डाउट है डाल सकते हो, सारों का आंसर मैं ही करूंगा। ठीक है, चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने बोला था ना यार, एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट, सबसे पहला तेरा एक्सचेंज ऑफ गैस उधर ही हो रहा है, O2 और CO2 के बीच में। भाई सिंपल डिफ्यूजन, ये क्लियरली कल बता दिया था मैंने पहले पार्ट पे, पहले पार्ट में मैंने बता दिया था पिछले पार्ट में कि फर्स्ट पार्ट में आई गेस बता था, हाँ फर्स्ट पार्ट में बता दिया सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। देख भाई मैंने बोला था अगर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाहर बाजू से अगर एक तेरा ब्लड वेसल जा रहा है तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एल्वियोलाई से O2 ब्लड वेसल में आएगा और ब्लड वेसल से CO2 एल्वियोलाई में आएगा। तो एल्वियोलाई किससे बना है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स याद कर, एल्वियोलाई जो है किससे बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। और तेरा ब्लड वेसल एंडोथेलियम, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो दोनों भी तेरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। और बीच में इनके बीच में ना एक लेयर आता है, एक मेम्ब्रेन आता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तेरा एल्वियोलाई बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर रहेगा ब्लड वेसल, तो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ब्लड वेसल। तो यही देखने वाला डायग्राम देखो, ये 3 मेजर लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर वेसल्स। अभी एंडोथेलियम बोला है ना, एंडोथेलियम इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। एंडोथेलियम भी स्क्वामस एपिथेलियम से बना है, ज़्यादा याद रखने की कुछ है ही नहीं। थिन स्क्वामस लेयर ऑफ एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का लेयर, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और तेरा एंडोथेलियम, खत्म। ये 3 लेयर बना रहा है, इन 3 लेयर के यहाँ पे हो रहा है डिफ्यूजन। तो 3 मेजर layers are responsible for diffusion, that is thin squamous layer of alveoli, बीच में basement membrane and endothelium of alveolar vessels। clear? endothelium of alveolar vessels, alveolar vessels मतलब blood vessels का बात चल रहा है। ठीक है, वो क्या रहा है, अगर ये रहा मेरा alveoli, ठीक है, बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे है तेरा एल्वियोलर, सॉरी ये रहा एल्वियोलर वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स, ये रहा ब्लड वेसल्स। और एल्वियोलाई से जो बाजू से ब्लड वेसल जा रहे हैं उन लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, करके तो एल्वियोलाई के लिए, एल्वियोलाई के पास गए ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन इनके अंदर आए, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्वियोलाई से O2 अंदर आ रहा है और CO2 तेरा ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जा रहा है, क्योंकि 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 तेरा बॉडी में O2 कम होगा। बॉडी मतलब सेल बात कर लेता हूँ यहाँ पे, सेल में तेरा O2 कम होगा और CO2 ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन। तेरा सेल में क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, O2 का इस्तेमाल किया, सेलुलर रेस्पिरेशन होके क्या हुआ, तेरा बाई प्रोडक्ट में CO2 मिला। अगर बाई प्रोडक्ट में CO2 मिला, भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थोड़ा सा याद करो अगर ये पढ़ा है तो CO2 बाई प्रोडक्ट में मिला, CO2 ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली CO2 तेरा ब्लड वेसल्स में जाएगा और O2 जो है ना ब्लड वेसल से इधर आएगा, और ये ब्लड वेसल जाएगा तेरा एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में क्या होगा, O2 इसके पास आएगा और CO2 यहाँ से इधर जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। O2 से ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल कौन है? CO2। याद रखना है, याद रखना है, फैक्ट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन O2। क्लियर? याद रखना है, याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या देख लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन। किधर हो रहा है, प्राइमरी डिफ्यूजन का साइट किधर है, एल्वियोलाई में। कैसे हो रहा है, 3 लेयर से बन रहा है। एक एल्वियोलाई का लेयर रहेगा जो कि थिन स्क्वामस से बना है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और तेरा रहेगा एक ब्लड वेसल, कौन सा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स या एल्वियोलर वेसल्स, जो कि अगेन स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। इधर होगा तेरा डिफ्यूजन, एल्वियोलाई से O2 आएगा तेरा ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल जो एल्वियोलाई के बाजू से गुजर रहा होगा उस वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, करके एल्वियोलाई से O2 तेरा ब्लड वेसल में आएगा और ब्लड वेसल से CO2 तेरा एल्वियोलाई में जाएगा। क्लियर? और तेरा और एक क्या पॉइंट देगा, CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स मोर देन O2 है, ये देख लिया।
अभी एक एनसीईआरटी में टेबल जो बना ना, टेबल का मतलब कभी कोई समझ नहीं पाता है, टेबल का मतलब समझ नहीं पाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पढ़ाया था प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तूने यहां तक का प्रेशर डिफरेंस बनाया, क्रिएट किया, तेरा थोरेसिक चेंबर का तूने प्रेशर ग्रेडियंट चेंज किया, कैसे? डायफ्राम और इंटरनल सॉरी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू। आगे क्या? आगे भी प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो प्रेशर डिफरेंस से करके तेरा ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है, CO2 भी ट्रैवल कर रहा है। कैसे? देखो, एटमॉस्फेयर में अपने को पता है O2 ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा होता है, सबको पता है, और एटमॉस्फेयर में CO2 कम होता है, ये भी पता है। एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा है, अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा रहता तो भाई तू जिंदा नहीं रह पाता था। तो एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में CO2 कम है। कितना? 159 है एटमॉस्फेयर में और CO2 इज 0.3। ठीक है, जैसे ही मैं एल्वियोलाई में बोला, एल्वियोलाई में 104 है, एल्वियोलाई में O2 इज 104। भाई सिर्फ ऑक्सीजन का सोचते रहे अभी, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में कितना? 104 है। तो क्या एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में ये नहीं आएगा, एयर ट्रैवल नहीं करेगा? हाँ सर करेगा ना, हायर टू लोअर, मतलब एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई डिफरेंस दिख रहा है 104। ये क्या दे रहा है भाई? पार्शियल प्रेशर दिया है गैसेस का, गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया है। तो 159 एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में 104 है, ऑटोमेटिकली 159 से 104 में आएगा। प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट है, तो इधर से इधर आएगा, और ये ग्रेडियंट होना ही चाहिए, तब जाके कंटिन्यूसली ट्रैवल करेगा। उसके बाद अगर मैंने क्या बोला, एल्वियोलाई के बाजू से जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का वेसल, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता हुआ वेसल जा रहा है, बराबर। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होता है? 40 होता है। भाई 104 और 40 में डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, हाई टू लो, वापस से गया, हाई टू लो, वापस से गया। अब वो क्या हो गया? अब वो ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया रहेगा। 104 से 40 है भाई, 104 और 40 डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई के बाहर बाजू से जो तेरा ब्लड वेसल जा रहा है उसमें तेरा ऑक्सीजन चले गया, डिफ्यूज हो गया, हाई टू लो। एल्वियोलाई से मैंने बोला ना, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में क्यों जा रहा है? क्योंकि एल्वियोलाई में 104 है और तेरा ब्लड वेसल में डीऑक्सीनेटेड कैरी कर रहा है ब्लड, तो उसमें 104 है, सॉरी उसमें 40 है, तो 104 से 40 में जा रहा है डायरेक्टली, इसलिए तेरा वो ब्लड वेसल में ऑक्सीजन एंटर कर रहा है एल्वियोलाई से। फिर अब जैसे ही एंटर कर गया तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, और वो टिश्यूज और सेल्स के लेवल में जाएगा। तो टिश्यू के लेवल पे जाने पे टिश्यू में होता है 40, तो 95 से 40 मतलब 2 बार डिफ्यूजन हुआ था। एक एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में डिफ्यूजन होता है, और एक बार टिश्यूज के साइड में तेरा डिफ्यूजन होता है ना। क्लियर? मैं वापस से बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एटमॉस्फेयर में O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, जाहिर सी बात है, अगर CO2 ज्यादा रहता तो अपन जिंदा नहीं रहते थे। तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, एल्वियोलाई में कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन तेरे अंदर आया एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से गुजरता हुआ जो ब्लड वेसल है, इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है? 40। तो 104 और 40, इसलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाएगा तेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरिंग वेसल में, इधर से इधर गया। उसके बाद जैसे इधर से उधर गया तो तेरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा 95, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। अब ये तेरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जाएगा, हर एक टिश्यू पे पहुंचेगा, हर एक टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है, दैट इज 40, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, 2 बार डिफ्यूजन होता है, हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ा है भाई, स्टेप्स पढ़ा है यहाँ पे, देख स्टेप्स क्या था। डिफ्यूजन पहली बार किधर हुआ? गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, एंड डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन टिश्यू एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल कैरिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड, टिश्यू एंड ब्लड वेसल कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 2 बार हो गया, समझ में आया भाई? 2 बार क्यों हुआ, 2 बार क्यों हुआ, समझ में आया? ओके सर, तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। O2 का गेम खत्म। CO2 का देख लो एक बार, CO2 का देखो, टिश्यूज में 45 होता है, टिश्यूज में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज में 45 है। अगर टिश्यूज के बाजू से जो ब्लड वेसल जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। देख भाई, ये दिमाग में क्लियर कर दे कि एल्वियोलाई के बाजू से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, टिश्यू के बाजू से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो तेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा।
टिश्यूज के बाजू से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रहा है ब्लड वेसल, वहां से टिश्यू के अंदर जा रहा था ऑक्सीजन। अब टिश्यू में CO2 ज्यादा है, करके CO2 में सॉरी टिश्यूज में CO2 ज्यादा है, तो CO2 आएगा टिश्यू से ब्लड वेसल में, क्योंकि ब्लड वेसल में कम है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल जा रहा है उसमें तेरा कम है CO2, तो 45 to 40। क्लियर डिफरेंस होना चाहिए ना भाई, CO2 टिश्यू से निकलेगा कैसे? अगर ये डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो CO2 टिश्यू से ब्लड वेसल में आएगा कैसे? तो ये डिफरेंस के कारण आया। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो ये 40 हो गया, डीऑक्सीजनेट होकर 45 हो गया, 40 से तेरा 45 हो गया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तेरा 45 हो गया। उसके बाद अगेन एल्वियोलाई में तेरे को खाली करना है, मैंने बोला था एल्वियोलाई में O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। अब वो कम होना चाहिए तेरा ब्लड वेसल से, तो अभी तेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोला, मैंने क्या बोला था, एल्वियोलाई के बाजू से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो डीऑक्सीनेट होता है, टिश्यू के बाजू से जो ब्लड वेसल जा रहा है वो ऑक्सीजनेट होता है। तो अभी मैं एल्वियोलाई का बात कर रहा हूँ, तो एल्वियोलाई के बाजू से जो ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो उसमें कितना होगा, तेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब उसमें तेरा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड 45, एल्वियोलाई 40, वापस से तेरा यहां से यहां जाएगा, एंड देन एक बार एल्वियोलाई में आ गया, एल्वियोलाई से बाहर भी जाएगा, अगेन प्रेशर डिफरेंस है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। भाई क्लियर है क्या भाई, इतना समझा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये समझता नहीं है यार, समझता नहीं है। पार्शियल प्रेशर इतना तो नॉलेज रहना चाहिए ना भाई, केमिस्ट्री का इतना तो पता ही होना चाहिए ना भाई। देख पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है, समझ, एक से ज्यादा, मैं अभी केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर मतलब जब एक से ज्यादा गैसेस होता है, तब हर एक गैस का ना एक खुद का प्रेशर होता है, उस गैस का प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज पार्शियल गैस, सॉरी पार्शियल प्रेशर, वापस से, इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस इन ए मिक्स्ड गैस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। मतलब अगर मैंने बोला O2 और CO2 दोनों गैसेस है, इसमें अगर सिर्फ O2 का प्रेशर का बात करो तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, जब मैं CO2 का सिर्फ प्रेशर का बात करूंगा उसको पार्शियल प्रेशर बोलूंगा उसका, ठीक है। हायरार्की समझ गया? एक बार ये डायग्राम भी देख लो भाई, यही चीज सेम चीज बोला है, एल्वियोलार में 104, CO2 का पार्शियल प्रेशर 40, ठीक है। तेरा फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो गए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तेरा CO2 कम होता है और O2 का ज़्यादा होता है। टिश्यूज़ आ गया, ये बॉडी टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ में कितना होता है भाई, ये इतना होता है 40 और 45, 45 मतलब कितना CO2 का, और ऑक्सीजन 40 होता है, तो ऑब्वियसली 95 to 40 आ जाएगा। CO2 45 होता है और ये 40 होता है, तो ऑटोमेटिकली 45 to 40 हो जाएगा। अब ये हो गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होते जाएगा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई के पास जैसे गया CO2 दिया, O2 लिया। यही तब से समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ये था तेरा इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया अपना, चैप्टर में भी बच क्या गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन O2 का ट्रांसफर एंड CO2 का ट्रांसफर हमारी बॉडी में जो दिया है, हम लोग के NCERT में जो दिया है, बॉडी में कैसे होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट और O2 का ट्रांसपोर्ट, वो देखना है, रेगुलेशन देखना है, एंड देन डिसऑर्डर्स देखना है। वो तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली क्वेश्चन किधर से आता है बता देता हूँ, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज से आता है, डिसऑर्डर से भी आ सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आता है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना मोस्टली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे रहेगा, फिर रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स एक साथ हो जाएगा, ठीक है।